Hello students, today I am going to start your new topic that is inverse trigonometric functions chapter 2 of your NCERT book. इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है, दैट इज योर रिलेशंस एंड फंक्शंस. रिलेशंस एंड फंक्शंस वैसे तो बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन हमें उसका जितना पार्ट यहाँ पर इस चैप्टर को समझने के लिए चाहिए वो ब्रीफ में अभी आपको थोड़ा सा समझा दूंगी. अब ऐसा नहीं है कि आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पहले नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है. आपने 11th क्लास में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस. याद आया कुछ? उसमें पढ़ा था कि जो रिलेशंस है दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड फर्दर फंक्शन इज द सबसेट ऑफ योर रिलेशंस. तो कुछ याद आया हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन में हम कुछ इनपुट अगर यहाँ पर देते हैं तो उससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है. अभी मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है f which is mapping the elements of set A from set A to set B. तो अब इसमें हम सेट A जो होता था उसको हम बोलते थे डोमेन, ठीक है जी, और बी सेट को बोलते थे कोडोमेन. ओके, मैं एक एग्जांपल एरो डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाती हूँ इसमें. तो यहां पर ये सेट है ए और ये सेट है बी और इसके एलिमेंट्स सपोज कीजिए ए बी एंड सी है और इसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एंड एस. ए इज मैपिंग फ्रॉम this A to P and F is mapping this B to R and F is mapping from C to Q. Okay, S is left. तो इसमें ये डोमेन होता था, याद आया? डोमेन, और इसको हम कोडोमेन बोलते हैं. अब रेंज क्या होता है देखिए जरा इसमें. हाँ, तो हम डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस. याद है? सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ अ फंक्शन को हम बोलते थे डोमेन. उसके बाद रेंज किसको बोलते थे? सेट ऑफ इमेजेस. अब देखो फंक्शन f में a की मैपिंग हुई p पर, b की हुई q पर, c की हुई r पर, तो इमेजेस तो तीन बनी ना. यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसने यहाँ से यहाँ पर मैपिंग किया वो s पर. तो आपकी रेंज में जो इमेजेस हैं जो उन्हीं एलिमेंट को हम लिखेंगे, तो P, Q एंड R को ही लिखेंगे. लेकिन कोडोमेन क्या होता था? कोडोमेन होता था ये पूरा सेट अब जिसमें रेंज लाई करता है. कई बार तो ऐसा होता था कि ये है ही नहीं, पूरा का पूरा सिर्फ ये P, Q एंड R जो रेंज है वही कोडोमेन. लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता था कि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट रह जाता था तो हम उसको यहाँ पर लिखते थे. यानी कि जो आपका रेंज होता है दैट इज सबसेट ऑफ ऑलवेज कोडोमेन. ठीक है, आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ठीक है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th क्लास. नाउ व्हाट इज इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो अब हम पढ़ेंगे. देखिए हमने एक्चुअली पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक हटा दीजिए तो इनवर्स फंक्शन दैट इज इन योर चैप्टर 1 इनवर्स फंक्शंस. अब एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? तो एक फंक्शन पहली बात तो इन्वर्टिबल है कब? अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल यानी कि उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव, जब वो बाइजेक्टिव होगा. अब ये बाइजेक्टिव क्या होता है? एक फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो 1 1 एंड ऑन टू होगा, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है. तो फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है? बाइजेक्टिव होना. बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 एंड ऑन टू. 1 1 अलग कंडीशन, ऑन टू अलग. अब उसको समझते हैं. तो पहले मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स ही ले रही हूँ, उसी से समझा रही हूँ. पहले मैं आपको समझाऊंगी 1 1 के बारे में. 2-3 फंक्शन लेते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 1 है या नहीं, उससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. आई हैव टेकन वन फंक्शन f
मैपिंग फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स z इंडिकेटिंग इंटीजर्स, ये भी आपका इंटीजर्स है, सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहां पर डोमेन भी एक इंटीजर्स का सेट लिया है और कोडोमेन भी एक इंटीजर्स का सेट लिया है, ठीक है जी। अब मैं अगर इसमें फंक्शन अप्लाई करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन अप्लाई करूं, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब मैं इधर क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ी कमी थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, मैं नहीं लिख पाई 9, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ -2 का स्क्वायर क्या है, -2 का स्क्वायर मैं पहले ले रही हूँ f ऑफ -2 यानी कि -2 का स्क्वायर वो आ रहा है 4, ठीक है जी, -2 का स्क्वायर आया 4 f फंक्शन। फिर -1 का स्क्वायर क्या है आपके पास, दैट इज 1, ओके जी 1 आ गया आपके पास। फिर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर दोबारा 1 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 4 आ गया। अब मैं इसको ज्यादा ही इसमें दिखाने की बजाय सिर्फ आपको यही दिखाती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा आपको डायग्राम में, तो मैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इसलिए दोबारा से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा ये है आपका इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, और दिस इज -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो हमने देखा -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है और 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो f फंक्शन, मैंने ये f1 लेती हूँ बल्कि इसको f1, जो f1 फंक्शन है इसमें ये देयर आर 2 प्री इमेजेस है ना, विच आर गिविंग अस द सेम इमेज। -2 की इमेज भी 4 है और +2 की इमेज भी आपके पास 4 ही आ रही है। -2 की इमेज भी 4 है, +2 की इमेज भी 4 है, तो मैनी टू 1 यू आर कमिंग, 2 प्री इमेजेस है और उनकी सेम इमेज है, एक इमेज की 2 प्री इमेज है, तो मैनी टू 1, यहां मैनी है यहां 1 है, तो मैनी 1 फंक्शन इसको बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। तो इस तरीके का फंक्शन 1 1 नहीं होता है। अब मैं दोबारा से एक एग्जांपल लिखने जा रही हूं f2 such that natural number to natural, mapping from natural number to natural number, such that this is f2 is equal to f2x is equal to again x square। अब यहाँ पर देखिए जो आपका डोमेन और कोडोमेन है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, यहाँ भी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अगर आप f1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, ओके, f2 2 का स्क्वायर 4, ओके, 3 का स्क्वायर यहाँ कहीं 9 होगा, इधर सपोज कीजिए, तो ये आपका आ रहा है ना जी। तो इसमें एक एलिमेंट की एक ही, यहाँ पर डोमेन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो एवरी इमेज इज हैविंग 1 प्री इमेज, एक ही इमेज है, प्री इमेज है, एक इमेज की एक प्री इमेज है, तो ये 1 1 है, 1 to 1 जा रहा है, 1 to 1, तो दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, दिस इज योर 1 1 फंक्शन, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। अभी मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, तीसरा मेरे पास एक और एग्जाम्पल है f3 सच दैट होल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, और ये फंक्शन है आपका f3x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरा जो डोमेन है वो आपका एक होल नंबर्स है और जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है जी। अब यहाँ होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। अब अगर आप होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 आप इनपुट है हमारा 0, तो 0 आपने इनपुट यहाँ किया तो आपके पास आंसर आया 1, 0 to 1, तो ये हो गया f3, ठीक है, 0 to 1 गया। फिर 1, जब 1 लिखेंगे x की जगह, x 1 है तो आपका y जो है वो 2 हो गया, फिर 2 पर 3 हो गया, 3 पर 4 हो गया, 4 पर 5, 5 पर 6, 6 पर, ऐसे हम करते जाएंगे बीच में,
ठीक है जी। तो अब इसमें अगर देखा जाए ये भी कैसा है, 1 to 1 है, कोई मैनी टू 1 तो नहीं जा रहा। दिस इज ऑल्सो 1 फंक्शन है अब हमारा। मेरे ख्याल से अब आपको मैनी 1 फंक्शन और 1 फंक्शन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, ठीक। अच्छा, ऑन टू फंक्शन में इन्हीं एग्जाम्पल्स में अब आपको मैं ऑन टू भी समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए हमने इसको 1 इसलिए बोला कि जो इमेज है, सॉरी मैनी 1 इसलिए है, मतलब या फिर कहें कि 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो इमेज थी उसकी यूनिक प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर 2 प्री इमेजेस हैं, इसलिए ये मैनी 1 फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें ऑन टू के लिए समझने के लिए पहले ये समझो कि यहां पर एक एलिमेंट में कोई उठा रही हूं आपका, सपोज कीजिए 2 ले लिया, ठीक। देखो ये जो 4 है, 1 है यहाँ पर, 1 पहले 1 लीजिए। 1 किसका स्क्वायर हो सकता था, 1 का स्क्वायर हो सकता है। 1 जो है वो 1 से आएगा। 0 किसका स्क्वायर है, 0 जी 0 का स्क्वायर है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 2 है, ये 2 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि इधर तो सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं। आपका जो कोडोमेन है, यानी कि ये जो रेंजेस है, ये जितनी भी रेंज है वो आपके इंटीजर्स, यानी कि ये z जो है वो ये है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे जो इमेजेस हैं, इमेजेस कैसे आ रही हैं, किसी भी नंबर जो यहां से लेंगे उसके स्क्वायर से, है ना। तो आप बताइए मुझे ये जो 2 है वो किसका स्क्वायर है। आप कहेंगे मैडम 2 तो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर से हमें 2 मिलता है। आप बोलेंगे मैडम √2 से आता है या -√2 से आता है, क्योंकि -√2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और √2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है जी। तो यानी कि इसकी जो प्री इमेज है, देखो ये 4 किससे आया, ये 4 किससे आया, 2 से आया था, 2 से हमारे पास आया था, और 4 किससे आया था, -2 से आया था, है ना। तो 4 की प्री इमेजेस -2 और 2 तो इस सेट डोमेन में यानी कि लाइक कर रही हैं। लेकिन अगर ये जो 2 है, 2 की 4 की प्री इमेजेस 2 की प्री इमेज √2 या फिर -√2, तो इसकी जो प्री इमेज है वो -√2 या +√2 इंटीजर्स के सेट में लाई कर रही है, नहीं, वो कहीं बाहर लाई कर रही है, यहां से इस सेट में नहीं लाई कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी प्री इमेज हमारे डोमेन में लाई नहीं करती, ठीक है। समझ आइए कि यहां इफ there are some elements lie in codomain which are not having their pre-images in the domain, then that function is not onto, that is not onto। तो ये not onto, ये onto function नहीं है। अच्छा चलो, अगर नहीं समझ आया फिर दोबारा से हम इसमें ट्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये फंक्शन भी स्क्वायर से मिल रहा है। फिर वही बात आ गई मेरी कि भाई मुझे ये बताइए ये जो 2 है या 3 है। देखिए 1 तो किसके स्क्वायर से आया, इस 1 के स्क्वायर से मिला। ये 4 किसके स्क्वायर से मिला, इस 2 के स्क्वायर से मिला। ये जो आपको 9 मिला है, ये 9 किसके स्क्वायर से मिला था जी, 3 के स्क्वायर से मिला था। यानी 9 की प्री इमेज 3 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 1 की प्री इमेज 1 है, जो कि इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डोमेन में लाई करती है। लेकिन अगर मैं 2 जो कि इस कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर लाई कर रहा है, अगर मैं इसकी प्री इमेज इधर देखना चाहूं तो क्या मुझे ये पहले पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, 2 जो है वो किसका स्क्वायर है। अगर मैं देखूं तो वही बात जैसे हमने यहां बोला था, √2 या -√2, तो दैट डजंट लाई हियर इन दिस सेट, वो बाहर लाई करता है। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें लाई नहीं करता। ऐसे 3 किससे मिला, √3 के स्क्वायर से या -√3 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर √3 या 3 होना चाहिए, तभी तो उसका स्क्वायर आकर यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में √3 या -√3 लाई नहीं करता, वो कहीं बाहर लाई करता है। इस सेट में नेचुरल नंबर्स में लाई नहीं करता। तो इसका मतलब आपके कोडोमेन में, ये आपका कोडोमेन होता है ना, तो कोडोमेन में ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो कोडोमेन में देयर आर सम एलिमेंट्स which are not having their pre-image under this function f in this domain. That's why this is not onto.
ये भी नॉट ऑनटू फंक्शन है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस थर्ड फंक्शन दैट इज f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पर 1 की प्रीमेज 0 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की 3 है, 5 की 4 है। ये होल नंबर है अप टू इन्फिनिटी, ऐसे 5 6 7 8 9 जाएगा। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो हर एलिमेंट की प्रीमेज आई कैन फाइंड हियर इन द सेट ऑफ द होल नंबर्स। ठीक है, तो यानी यहां पर हर एलिमेंट जो कि यहां कोडोमेन का जो हर एलिमेंट है उसकी प्री इमेज मुझे डोमेन में मिल रही है। For every element which lies in codomain, we can find corresponding pre-image in the domain. Okay, that's why this is onto function. तो अब अगर मैं इन तीनों फंक्शंस को कलेक्टिवली एक एक करके इसको वन वन और ऑन टू के हिसाब से देखूं कि कौन सा बाइजेक्टिव है, तो ये वाला फंक्शन जो मैंने लिखा है ये फंक्शन, तो इसमें ये मैनी वन फंक्शन है। तो इस वजह से पहले देखते हैं, क्योंकि मैनी वन है, वन वन है नहीं, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉट बाइजेक्टिव हो गया, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब दूसरा, ये मैंने देखा था ये वन वन तो था, 1 to 1 है ये, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहां मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्यों नहीं है। जब ये ऑन टू नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई कैन से दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। अब आ जाइए आप तीसरा फंक्शन ये वाला। अब इस फंक्शन में ये फंक्शन हमने देखा ये वन वन भी था और ये ऑन टू भी था। जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा बाइजेक्टिव है। और मैंने आपको यही बताया था कि एक फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब ना तो ये फंक्शन इनवर्टिबल है ना ही ये फंक्शन इनवर्टिबल है, क्योंकि ये दोनों बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। दिस इंप्लाइज f3 इज इनवर्टिबल फंक्शन। इसका मतलब ये इनवर्टिबल फंक्शन है। इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब है कि जैसे f3 जो है वो यहां के एलिमेंट्स को मैपिंग उसकी यहां पर कर रहा है इस सेट पर, वैसे ही अब यहां पर एक ऐसा भी, ये आपका f3 है, तो एक ऐसे ही एक आपके पास फंक्शन होगा जो यहां की जो ये इमेजेस हैं, ये इनको इनकी मैपिंग करके ये दोबारा से कहां कर रहा होगा, जो प्री इमेज के एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में। तो अब अगर there is a function f which is mapping the elements of set A to the elements of set B, f is a function which is mapping the elements of set A from to the elements of the set B, तो इसमें A हमारा डोमेन होता है, B सेट हमारा कोडोमेन होता है। ठीक, तो सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, यानी यहाँ के एलिमेंट्स आपके पास y हैं। तो f अब जो है f इनवर्टिबल फंक्शन कब होगा, अभी मैंने आपको समझाया कि जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो वो इनवर्टिबल फंक्शन होगा। तो ये f कब इनवर्टिबल है, जब वो बाइजेक्टिव है। अगर वो इनवर्टिबल है तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है जो कि सारे एलिमेंट्स जो यहाँ के होंगे इस सेट ऑफ कोडोमेन के, उनकी मैपिंग यहां से करेगा टू द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डोमेन। ये f फंक्शन है जो कि जब उसमें हम यहां से वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो यहां आ रही है। ठीक, और यहां पर ये फंक्शन ऐसा है जो कि यहां के एलिमेंट्स की को यहां पर लेके आ रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताया था एग्जांपल, यहाँ पर था मेरे पास f(x) था, सपोज करो x प्लस 1 था, यहाँ होल नंबर था, यहाँ मैंने नेचुरल नंबर लिया था, यहाँ 0 1 2 3 और ये 1 2 3 वगैरह मैंने यहाँ से 1 से 0 से 1 पर गया था, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, ये f था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक gx फंक्शन होगा, gx होगा, दैट इज x माइनस 1। अब x माइनस 1, अब यहाँ पर 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 1 वापिस पहुंच गया।
फिर 3 पुट कीजिए, 3 माइनस 1 2। तो ये जो जी फंक्शन है वो हमारी जितनी भी यहाँ पर इमेजेस हैं, ठीक है, उनको दोबारा प्री इमेजेस पर लेके जा रहा है ना। इट इज मैपिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ये प्री इमेजेस, इट इज मैपिंग ऑल द प्री दिस इमेजेस टू प्री इमेजेस, दोबारा यहां से यहां पर लेके जा रहा है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये जो जी सेट हुआ वो एफ का इनवर्स है, वो एफ का क्या है, इनवर्स है ये फंक्शन। तो यही मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हमारे पास अगर ये इन्वर्टिव, ये 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी फंक्शन, जो कि जिसके लिए ये यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे, ये जी फंक्शन, यानी ये अब ये हमारे पास डोमेन था, ये को डोमेन था, लेकिन ये जितने भी को डोमेन है अब वो जी फंक्शन जो एफ, देखो एफ के लिए ये डोमेन है और ये को डोमेन है ना, क्योंकि ये यहां से यहां मैपिंग कर रहा है, लेकिन जी यहां से यहां मैपिंग कर रहा है, तो इसके लिए डोमेन ये हो गया और को डोमेन ये हो गया, क्योंकि ये यहां से एलिमेंट उठाएगा और उनकी मैपिंग यहां पर करेगा, उसकी इमेजेस यहां पर आएंगी। तो अब क्या बनेगा, जी फंक्शन के लिए जो को डोमेन था एफ का वो यहां डोमेन बन जाएगा, और यहां पर जी फंक्शन में जो एफ के लिए डोमेन था वो यहां को डोमेन बन गया। तो जी जो है, जी फंक्शन अब यहाँ के एलिमेंट्स को वापस दोबारा एक्स पर लेके आएगा। अगर हमें एफ फंक्शन है, एक्स अप्लाई करते हैं, हम एक्स पुट करते हैं, वाई मिलता है, एक्स पुट कर रहे हैं, वाई मिल रहा है, जी फंक्शन में वाई पुट करोगे तो दोबारा एक्स मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अभी तक कि कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं, या कह लो कि कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं यानी कि 1 1 ऑन टू होते हैं वो इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, मीन्स उन फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। पहले हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब कंडीशन क्या है कि ये इन्वर्टिबल हो, कब होगा ये इन्वर्टिबल, वही कि ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। पहले हम थोड़ा सा दोबारा से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर 0 पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाय 2 पर 1 होता है, साइन पाई पर 0। इस तरीके से मैंने इसका ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। आपको आप जैसा कि देख रहे हैं, जानते भी हैं क्योंकि 11th में ये आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ये ग्राफ्स भी पढ़ चुके हैं। -∞ से +∞ तक ये आपका ग्राफ जाता है। आप x की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर पुट करते रहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज आती रहती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने पाई बाय 4 पुट किया यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2, है ना। तो यहाँ पर फिर अगर यहाँ पर 150 पर भी आपकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ये 150 डिग्री कहें आप इसको, या फिर बोलेंगे पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 पाई बाय 6 पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक इस तरीके से पाई बाय 2 पर 1 है, फिर इधर आप देख रहे हो -3 पाई बाय 2 पर भी 1 है। तो यानी आप -∞ से ∞ तक x की कोई भी वैल्यू पुट करते जा रहे हो, लेकिन आपकी जो वैल्यूज आ रही है इसकी वो -1 से लेकर आप देख रहे हो कहाँ तक जा रही है वैल्यू, कोई भी जो y की वैल्यू है वो -1 से नीचे नहीं जा रही, 1 से ऊपर नहीं जा रही, बिल्कुल -1 और 1 के बीच में ये इस तरीके से झूलती हुई जा रही है। ये जिगजैग वेव में इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। तो अब हम डोमेन किसको बोलते हैं, जो x की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते पुट करते हैं यहाँ पर, वो हमारे डोमेन होते हैं। तो x की वैल्यूज जहाँ -∞ से +∞ तक हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
उसके लिए हमारे पास हम देख रहे हैं कि ग्राफ है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हैं, हर वैल्यू के लिए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज है। तो इसका मतलब डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। रेंज होती है कि हमारी इमेजेस हमने देखा कि जब भी हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो -1 to 1 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है, जैसे ये 1/2 आया, ठीक है, इधर कहीं -1/2, बीच में √3/2, इस तरीके से ये वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही आ रही है, इसके आगे पीछे नहीं है। तो रेंज जो है वो -1 to 1 है इसकी। अब हमने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन, सबसे पहले अगर मुझे ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो मुझे उसके लिए अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू π/4 है, π/4 पर 1/2 आंसर आ रहा है, यानी कि यहां पर आपने y इज इक्वल टू साइन x की वैल्यू π/4 रखा, आंसर आया 1/2, ठीक है। तो हमने जब x रखा था π/4, अब मैं x रख रही हूँ, x1 है ये x2, अब x रख रही हूँ 5 π/6 नहीं है, ये है आपका 5π/6, दिस इज 5π/6, ये है 5π/6 पर 5, ये आपका था π/3, ये π/6 एक्चुअली, π/6 पर वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 π/6 पर है, π/4 पर तो 1/√2 होती है, π/6 पर 1/2 है आपकी। अब अगर आप लेते हैं y इज इक्वल टू साइन 5 π/6, तो ये आ गया साइन पाई माइनस π/6, जो कि होता है साइन π/6, अगेन दिस इज इक्वल टू 1/2। यानी कि अब आपके पास x की दो वैल्यूज के लिए, x की दो वैल्यूज मैंने x1 और x2 ली, एक π/6 ली, एक 5π/6 ली, लेकिन उनका जो आंसर आ रहा था सेम, दैट इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया, जो मैंने आपको समझाया था, मैनी टू वन, ये मैनी टू वन हो गया, ये आपका है ना, ये तो मैनी टू वन आ गया, मैनी टू वन आ गया ये फंक्शन। तो अब ये तो 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर हम देखो, अब ये रिपीट जहां ना हो रही हो, क्योंकि यहां तो ये रिपीट हो गई थी ना, ये वैल्यू देखो यहां पर रिपीट हो रही है, इस एंगल पर ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इस एंगल पर फिर ये वैल्यू आ रही है, ऐसे ही फिर दोबारा इस एंगल पर आएगी। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक के बीच में एंगल ले लूं, यानी -π/2 से π/2 तक के बीच में ले लूं, तो -π/2 पर आंसर क्या है इसका -1। अब यहाँ पर कोई एंगल है, उसका यहाँ वैल्यू है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है, इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है, कोई भी रिपीट तो नहीं हो रही है ना, आप देख रहे हैं, ये है इस तरीके से, ये इस एंगल पर y की वैल्यू ये है, इस एंगल पर ये है, यहाँ पर अब पॉजिटिव वैल्यूज आनी शुरू हो गई। पहले आप x की नेगेटिव वैल्यूज रख रहे थे, y की भी नेगेटिव आ रही थी, अब आपने x की वैल्यू पॉजिटिव जैसे ही रखनी शुरू की, y की वैल्यूज पॉजिटिव शुरू हो गई, यहाँ -1 से पहले 0 तक गई, अब ये 0 से y की वैल्यू ऊपर +1 पर जा रही है। तो यहां पर हमने देखा कि -π/2 से लेकर, इस -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की कोई भी वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज हम x की रख रहे हैं, और अलग अलग वैल्यूज, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे आ रही है, 1 to 1 आ रहा है हमारे पास, x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, 1 to 1 जा रहा है। तो लेकिन वो तभी है जब हम यहाँ -π/2 से π/2 तक वाला ये हिस्सा ले रहे हैं, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के बीच में लिया। तो अब हम इसके लिए बोल सकते हैं कि अगर हम अब इसमें डोमेन देते हैं r की बजाय -π/2 to π/2, -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में अगर हम डोमेन लेते हैं, ठीक है, तो
ऐसा करने पर रेंज तो वही गई, -1 से 1 तक के बीच में गई, -1 से 1 तक के बीच में गई। हाँ, लेकिन अब एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमने डोमेन ये लिया था उस केस में ये 1 1 नहीं था, लेकिन अगर हमने डोमेन ये रखा, ठीक, रेंज तो हमारी सेम ही आ रही है तब, लेकिन इस डोमेन के साथ हमारा फंक्शन 1 1 हो गया, इसके साथ नहीं था। तो 1 1 और ऑन टू, क्योंकि अब हमारे पास जो कोड डोमेन है, क्योंकि कोड डोमेन -1 से 1 ही है इसी के बीच में, और हमारी वैल्यूज भी -1 to 1, रेंज भी वही आ रही है, तो ये ऑन टू तो है ही। तो जब हमने जब हमने इसका जो डोमेन है -π/2 से π/2 तक के बीच में रखा और रेंज हमारा ये है, तब ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है। अब ये 1 1 भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। लेकिन किस कंडीशन में, ये बात ध्यान रखिए, किस कंडीशन में ये 1 1 और ऑन टू हुआ? जब हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 to π/2। अब आप कहोगे कि मैडम बात ये जरूरी थोड़ी है कि यहां से यहां तक के बीच में आपकी ये वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं हो रही। अगर हम यहां से यहां तक के बीच में ले लें, यहां से यहां तक के बीच में देखें, तब भी हमारी, देखिए इधर ये 1 से शुरू हुआ और इधर -1 तक कोई भी वैल्यू रिपीट तो नहीं हुई। यहाँ भी इस इंटरवल में, यानी कि π/2 से लेकर 3π/2 तक भी अगर हम यहाँ पर लेते तब भी ये 1 1 होता। बिल्कुल सही है, ये होता, लेकिन हमने यही वाला इस वजह से लिया है क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया इंटरनेशनली। ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने इसको एक्सेप्ट किया है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच है, अगर आप कोई भी आंसर इसमें दोगे तो वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है, जो कि हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया हुआ है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। और अगर आप से किसी और ब्रांच के बारे में, किसी और ब्रांच में से आपसे आंसर पूछा जाएगा तो वो पहले आपको क्वेश्चन में एडिशनल दिया होगा कि आपको इस ब्रांच में से चाहिए। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ब्रांच, तो इसका पूरा टेबल है। अब आप देखिए, ये हमारा y = sin x, जिसमें डोमेन हमारा -π/2 to π/2 है और रेंज हमारा -1 to 1 है। इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा y = sin x एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट जो करता है, अब इसमें मैं बोलूंगी कि ये जो मेरा y फंक्शन है यहाँ पर, y फंक्शन है यहाँ पर y, या इसको साइन फंक्शन जो मेरा है ये है आपका, इसकी जो डोमेन है -π/2 to π/2 है और इसकी जो कोड डोमेन -1 to 1 है। क्योंकि ये फंक्शन साइन, अगर इसकी डोमेन -π/2 to π/2 है और रेंज कोड डोमेन इसका -1 to 1 है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इसका इनवर्स जो है, अब हम इनवर्स लेते हैं, इसके इनवर्स को हमने बोला कि साइन इनवर्स फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन में आपको पता है कि जो हमारा कोड डोमेन होता है वो आपका डोमेन बन जाता है और जो डोमेन होता है वो आपका कोड डोमेन बन जाता है। तो ये आपका अब हो गया इसमें डोमेन और ये हो गया इसका, ये इसमें हम रेंज बोलेंगे, ये इसकी रेंज है। कोड डोमेन डोमेन बन गई, डोमेन जो पहले डोमेन थी वो आपकी रेंज बन गई, रेंज आपकी डोमेन बन गई। ठीक है जी, रेंज डोमेन बन गई, डोमेन रेंज डोमेन बन गई, जो यहाँ पर पहले डोमेन था और ये रेंज था। ठीक है, इनवर्स में यही बताया था कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब इसी तरीके से मैं टेबल बना दूंगी सबके लिए, ऐसे ही बाकी आपके जो बाकी 5 अलग से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके लिए भी सेम ऐसे ही होता है, अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर -π/2 से π/2 तक के लिए है, उनके लिए भी इसी तरीके से अलग अलग प्रिंसिपल ब्रांच होते हैं कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन वो 1 1 होगा। तो वही आपकी यहाँ पर जो डोमेन उस फंक्शन की लेनी है।
अब मैं आपको एक टेबल बना देती हूँ। बेसिकली ये तो आपकी नॉलेज के लिए था, आपको लर्न तो टेबल ही करना होता है अल्टीमेटली। अब उस टेबल को लर्न करना है, टेबल है क्या और उस टेबल को लर्न करने का क्या तरीका है वो मैं आपको अब समझाती हूँ। हाँ जी, अब ये टेबल है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें साइन इनवर्स फंक्शन का भी जैसे कि मैंने आपको समझाया कि डोमेन -1 to 1 हो जाएगा और रेंज -π/2 to π/2 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, साइन में डोमेन आपका ये था और रेंज ये है। अब इसका रिवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स में, ये इधर हो जाएगा और ये इधर। ऐसे ही कॉस में मैंने ये कॉस का ग्राफ बनाया है, कॉस का ग्राफ में cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो अगर मैं -π/2 से π/2 अगर कॉस में भी लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिया, तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यूज है ना। अगर यहाँ ये एंगल है, ऐसी ये वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू है, ये एंगल ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर अब आते आते आप यहाँ पर आए इधर, अब इधर आए तो फिर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यही वैल्यू है, तो फिर रिपीट हो रही है वैल्यूज, है ना। ये वैल्यूज रिपीट हो गई, यहाँ पर ये रिपीट हो गई, ये सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब -π/2 to π/2 नहीं ले सकते जिसमें रिपीट हो जाए। तो फिर अब हम यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इंटरवल आप नहीं ले सकते, आप जो अलग अलग वैल्यूज देता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वैल्यूज अलग अलग आएंगे, यहाँ पर ये अलग आ रही है, ये अलग आ रही है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये यहाँ तक अलग है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हम 0 से पाई पर अगर लेते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसके एंगल्स को 0 to पाई इस इंटरवल पर, तो ये 1 होगा हमारा, है ना। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स में कॉस एक्स का इंटरवल अगर हम डोमेन का लेते हैं 0 to पाई, तो ये इसकी रेंज है -1 to 1। ये अब आपका 1/2 है, इसलिए ये इन्वर्टिबल है। इसका इनवर्स फंक्शन है कॉस इनवर्स। अब आपका जो रेंज है वो डोमेन बन गया यहाँ पर कॉस इनवर्स में, और कॉस में जो डोमेन था वो यहाँ रेंज बन गया। अब आ जाइए कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स को देखने के लिए आप कॉसेक एक्स देखिए। कॉसेक एक्स होता है 1/sin x, ठीक है जी। अब साइन एक्स का जो यहाँ पर साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 के बीच में था, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो साइन इनवर्स x है, इसको कभी भी 1/sin x नहीं लेंगे। ये इस तरीके से इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। साइन इनवर्स x इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। ये साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो एक अलग से एक फंक्शन है। जैसे साइन फंक्शन है उसमें हम एंगल्स पुट करते हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती है -1 to 1 के बीच में। ऐसे ही साइन इनवर्स एक अलग से फंक्शन है और इसमें जो x होंगी, ये जो -1 to 1 के बीच में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे आंसर्स में एंगल्स आएंगे, उसका रिवर्स आएगा, ठीक है जी। ये कोई भी ध्यान रखना इसको करते हुए, कोई कभी इस तरीके से नहीं लिखेगा। साइन इनवर्स x इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन, टेक केयर ऑफ इट। हाँ जी, तो कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x है अब आपके पास। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो साइन x की वैल्यू है, साइन x की वैल्यू अगर हम देखें -1 to 1 के बीच में आती है। साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है -1 to 1 के बीच में आती है, ये तो पता है ना आपको। साइन एक्स -1 to 1 के बीच में आता है, यानी कि अगर 1 रखते हो तो आंसर 1 है। अगर कॉसेक एक्स यहाँ -1 रखते हो तो आपका कॉसेक एक्स -1। तो ये -1 और 1 है, लेकिन आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। ये देखिए -1 और 1 के बीच में है। कॉसेक एक्स है 1/sin x। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि आप 0 से लेके आपने देखा अगर -1 रखते हैं तो आंसर -1 आ रहा है कॉसेक एक्स का, 1 रखते हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि -1 और 1 हो सकता है। लेकिन अगर आप -1 और 0 के कोई भी लेंगे तो डेसिमल वैल्यू आएगी, वो आपका फ्रैक्शन होगा, है ना। जैसे आपका -1/2 होगा, -1/3 होगा, तो 1 माइनस आपका ये कह लीजिए कि इधर देख लीजिए, इधर 1+1/2 है, 1/3, 1/4, इस तरीके से 1 से यहाँ पर छोटे वैल्यूज हैं यहाँ पर, है ना, वो भी फ्रैक्शन में है। जब वो फ्रैक्शन में आप रखेंगे
या फिर यहाँ पर भी देखिए रखते 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 आएंगे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक, तो वैल्यूज इसका मतलब है आप साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखेंगे तो कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा सकती है, लेकिन बीच में -1 से 1 तक के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि आपका यहाँ पर इसीलिए इसको लिखा है कि कॉसेक जो इनवर्स है वो r -1 to 1 है। अब ये देखो 1/sin x है, ये आपको पता है sin x 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब जहां पर साइन इस पर्टिकुलर रेंज में sin x जो भी आपने ब्रांच दी हुई है उसमें साइन जो है कहाँ आपका 0 जाता है, साइन फंक्शन 0 पर 0 है, तो यानी x कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपके पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। -π/2 to π/2 ये हो सकता है, क्योंकि आपका जो कॉसेक फंक्शन है वो 0 पर अनडिफाइंड है, इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। सेम जो कॉस आपका सीकेंट जो है, सीकेंट x जो है 1/cos x होता है, तो जैसे ही cos x की जो आपके पास यहाँ पर रेंज है वही लिखनी है, लेकिन cos x जहां 0 होता है उसको एक्सक्लूड कर दो। 0 से पाई में, 0 से पाई के अंदर खाली π/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ये 0 आता है, हम क्योंकि हमें इसी में से एक्सक्लूड करना है, खाली हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे -π/2 से π/2, वैसे तो और बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जहां पर sin x 0 हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ इसी इंटरवल में से देखना था, वहां 0 ही है जहां पर ये नहीं है डिफाइंड। ऐसे ही 0 आपका जो cos x है वो ऐसी बहुत सारी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में ये 0 होता है, बहुत सारी ऐसे और 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -1π/2, -3π/2, -7π/2 पर ये 0 होता है। लेकिन हमने देखना इस इंटरवल में कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पर ये 0 है, वो है 1π/2, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया हमने। उसके बाद है tan इनवर्स। tan इनवर्स में डोमेन आपका ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि -∞ टू +∞ वैल्यू आती है, और ये फिर वही बात है कि हमने एक ही इंटरवल लिया है जिसमें ये आपका 1/2 है, तो -π/2 to π/2, -π/2 इसमें एक्सक्लूड किया, ओपन ब्रैकेट है, और +π/2 भी, क्योंकि -π/2 में -∞ होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, एंड +π/2 पर +∞ वैल्यू होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। कॉट इनवर्स में अगेन रियल नंबर्स है इसका डोमेन, एंड रेंज इज 0 to π है इसकी। ओके जी, हाँ जी, इसमें जरूर ध्यान रखना कि जो कॉट इनवर्स है उसमें रेंज ओपन इंटरवल के साथ है, और tan इनवर्स में भी रेंज ओपन इंटरवल के साथ है। ठीक, अब आपको ये टेबल याद करना है, पर्टिकुलरली ये जो है हम सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि ये जो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स के साथ ही सॉल्व कर लेंगे। ये तीन बहुत अच्छे तरीके से याद, ये नहीं कि बाकी नहीं करने, बाकी भी याद होने चाहिए, लेकिन ये तीन बहुत अच्छे तरीके के साथ ये रेंज आपको याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की -π/2 to π/2 है, ठीक, और tan इनवर्स की भी -π/2 to π/2 है, लेकिन साइन इनवर्स की विद क्लोज ब्रैकेट है एंड tan इनवर्स की विद ओपन ब्रैकेट है, और cos इनवर्स की 0 to π है। आप इतना सिर्फ अभी लर्न कर लीजिए अच्छे ढंग से, क्योंकि नेक्स्ट अब मैं जो एक्सरसाइज लूंगी वो होगी, अब एक्सरसाइज लूंगी 2.1 एक्सरसाइज, और उसमें हम प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चंस निकालेंगे, और 1 मार्क का वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो अब आपका आज का काम है कि आपने सबसे पहले इस टेबल को अच्छे ढंग से लर्न करके रखना है, ताकि जब हम अगली बारी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर पाएं। ओके जी, थैंक यू।